आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का अर्थ, उनकी प्रकृति और उनके अवयव। अर्थात उनका अर्थ क्या होता है, उनकी प्रकृति कैसी और उनके तत्व क्या क्या। संसाधनों का अर्थ है परिभाषा। सबसे पहले देखो इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन। संसाधन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति की दृष्टि से संसाधन शब्द स और साधन से मिलकर बना, दो शब्दों से मिलकर बना, स और साधन, जिसमें साधन का अर्थ होता है स्रोत और स का अभिप्राय है पुनः, अर्थात वो चीज़ जो हमें पुनः प्राप्त हो जाए किसी स्रोत से। अतः संसाधन से स्रोत होते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है और जिन पर मानव का बार बार उपयोग किया जा सकता है और जिन पर मानव समाज दीर्घ अवधि तक क्या रहता है, निर्भर रहता है, वो क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। किन्हीं उद्देश्यों, आवश्यकताओं अथवा इच्छाओं को पूरी करने वाली वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। अर्थात प्रकृति ने हमें बहुत सी चीज़ें दी, पर जो मानव के उपयोग में नहीं है, किसी भी चीज़ के उपयोग में नहीं, वो क्या है? संसाधन नहीं हो सकते। जो किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हो, किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हो, क्या कहलाते हैं? वो संसाधन कहलाते हैं। ये वस्तुएं और साधन प्रकृति भी हो सकते हैं और मानवीय भी, अर्थात ये चीज़ें प्रकृति देह भी हो सकती है और मानव देह भी हो सकती हैं। इनका अर्थ देखो, उदार प्रकृति ने इस जगत को अनेक वस्तुएं दी हैं, तत्व प्रदान की, जैसे हो गई भूमि, हो गया जल, हो गया मिट्टी, हो गया खनिज, हो गए, सब क्या है? कहलाते हैं संसाधन। वनस्पति हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गई, ये सब किस में आते हैं? हमारे संसाधनों में। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे ऐसे साधन जिन्हें मनुष्य संशोधित और परिष्कृत करके उपयोगी बनाता है तथा उनसे अपनी ज़रूरतों का क्या करता है? पूरा करता है, वो सब क्या कहलाएंगे? संसाधन। उदाहरण देखो, मनुष्य लकड़ी से फर्नीचर और नाव, लोहे से औजार, कपास से सूत कपड़ा बनता है, ये सब क्या कहलाते हैं? मनुष्य के लिए साधन कहलाते हैं। इस प्रकार वह लकड़ी, लोहे, कपास जैसे अपेक्षाकृत कम मूल्य के प्राकृतिक उपहारों को उपयोगी बनाकर इनके मूल्य में वृद्धि करता है तथा उन्हें क्या कहलाता है? संसाधनों का रूप देता है। अतः कोई भी वस्तु, पदार्थ तथा तत्व जिसका उपयोग संभव हो तथा उसके रूपांतरण से उसकी उपदेयता एवं मूल्य में वृद्धि हो जाए, अर्थात कोई कच्चा माल था, प्रकृति ने हमें दिया और मनुष्य ने क्या करा? उसके रूपांतरण से उसको उपयोगी बना दिया, मूल्यवान बना दिया, वो सब किस में आएंगे? संसाधनों में। डेफिनेशन देखो इनकी, जेम्स फिशर ने क्या दी थी? संसाधन यह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं और आवश्यकताओं की क्या करती है? पूरी करती है। फिर मैकनाल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे साधन है जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। फिर किसने दी? जिमरमैन ने दी, संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती हैं, उन्हें मनुष्य के सामर्थ्य एवं इच्छाओं का उपयोग बनाया जाता है। फिर फिलिप्स के अनुसार संसाधन मानव की सेवा में पर्यावरण की क्रियाशीलता का नाम क्या है? संसाधन है। फिर देखो, मानव की इच्छाओं और उपयोगिता के अनुसार संसाधनों का विस्तार होता है, जबकि उसके अविचारित उपभोग की वस्तुओं से संकुचन तथा ह्रास होता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिरोधों का विस्तार होता है। उदाहरण देखो, प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण अधिकांश खनिजों का शोषण हो चुका है, वनों का ह्रास हुआ है, भूमिगत जल तल नीचे चला गया तथा पर्यावरण प्रदूषित है। दूसरी ओर नगरीय विकास हुआ, कृषि एवं उद्योगों का उत्पादन बढ़ा तथा मध्य पूर्व जैसी मरुभूमियों का विकास हुआ। अतः स्पष्ट है कि संसाधन की अवधारणा स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि क्या है? गत्यात्मक है। ये मतलब क्या है? स्टेबल नहीं है, गत्यात्मक है। संसाधन प्रतिरोध एवं तटस्थ पदार्थ। जिस तरह फूलों के साथ कांटों का होना स्वाभाविक है, ठीक उसी तरह पृथ्वी पर संसाधन और प्रतिरोध साथ साथ मिलते हैं। कोई भी प्राकृतिक या सांस्कृतिक संपदा जो मानव विकास में सहायक होती है, वो क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाती है। उदाहरण, जल, उपजाऊ मिट्टी, वन, खनिज, विकसित तकनीक और दक्ष मानव संसाधन है, क्योंकि इनके प्रयोग से मानव की इच्छाओं और आवश्यकताओं की क्या होती है? पूर्ति होती है। इसके विपरीत जो साधन यह स्थिति मानव विकास में दिक्कत पैदा करते, वो क्या कहलाएंगे? प्रतिरोध। बंजर भूमि, सूखा, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रतिरोध कहलाते हैं। राष्ट्र विकास में अवरोध जो पैदा कर दे, वो सब क्या कहलाएंगे? प्रतिरोध। संसाधन और प्रतिरोध केवल प्रकृति में ही नहीं बल्कि इंसानी दुनिया में भी मिलते हैं। उदाहरण,
प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, राजनीतिक स्थिरता, शांति, कानून, प्रजातंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि संसाधन। जबकि अधिकांश धार्मिक फसाद, बीमारियां, गरीबी, जैसे अब हमारे महामारी चल रही है कोरोना, ये सब क्या है, मानव के विकास में क्या करते हैं, ये प्रतिरोध का काम करते हैं, अर्थात मानव जीवन की गुणवत्ता को नीचे ला रही हैं, तो एक अवरोधक का काम कर रही हैं। जिम्मरमैन ने कहा मानव सांस्कृतिक संसाधन और प्रतिरोध दोनों से ही संभव होती है, न कि अकेले प्रतिरोध से भी नहीं होता और अकेले विकास से भी नहीं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके बारे में हमारा दृष्टिकोण निर्धारित होता है कि ये वे संसाधन अथवा प्रतिरोध हैं, जैसे परमाणु शक्ति। यदि परमाणु ऊर्जा का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए तो यह अत्यंत करिश्माई संसाधन है, और यदि इसके बम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या करेगा, ये प्रतिरोध है। जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, फिर मूलभूत आवश्यकता हो गई, फिर प्राकृतिक और शारीरिक मानसिक शक्तियाँ हो गई, संतुष्ट करती हैं मनुष्य को, उपयोग कर सकती हैं, काबू पा सकते हैं हम इस पर। प्राकृतिक पर्यावरण में दो चीज़ें आ जाएंगी, संसाधन होंगे और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। संसाधन वो चीज़ होगी जो मनुष्य के विकास को बढ़ावा देती है, प्रतिरोध क्या है, जो मनुष्य के विकास में अवरोध का काम करती है। आगे देखो, संसाधन किसी वस्तु के उस भरोसेमंद गुण, क्षमता, कार्य या सक्रिया को कहते हैं जो मानव की परिसंपत्ति बन जाती हैं। अब देखो, संसाधन देश और काल के सापेक्ष होते हैं। प्रकृति के सभी पदार्थ सभी जगह और हर समय संसाधन नहीं होते। मृदा, जल, पवने, सूर्य का प्रकाश, वन और वन प्राणियाँ जन्म से बहुत समय पहले इस धरा पर थे, लेकिन उस समय ये संसाधन नहीं बन पाए। जिस चीज़ का हम उपयोग करना नहीं जानते वो संसाधन नहीं कहलाएगी, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत सी चीज़ें दी पर ये हमारे उपयोग में नहीं आई, तो वो संसाधन नहीं है, क्योंकि मनुष्य इनका उपयोग करना नहीं जानता था। मृदा और जल सभी संसाधन बने जब अपने जन्म के लाखों साल बाद मनुष्य ने खेती करना सीखा। उससे पहले मृदा कोई संसाधन नहीं थी। धातु गलाने की कला सीखने से पहले खनिज मनुष्य के लिए पत्थर ही थे, जो आज किसी भी देश की भविष्य निधि माने जाते हैं। खनिज तेल आरंभ में एक बदबूदार तरल पदार्थ होता था, जो अंतर्दहन इंजन के आविष्कार के बाद एकाएक तरल सोना कहलाने लगा। वायुयान के आविष्कार से पहले एल्यूमीनियम को एक महत्वपूर्ण संसाधन नहीं माना जाता था, परंतु इसके विकास के बाद एल्यूमीनियम महत्वपूर्ण बना। पवन चक्की के आविष्कार के बाद ही पवन संसाधन का दर्जा मिला। इसी प्रकार कोयला शताब्दियों पूर्व भूगर्भ में दफन था, लेकिन भाप के इंजन के बाद ही ये उपयोगी बना, उद्योगों की रोटी बना। जल विद्युत बनाने की तकनीक सीखने के बाद ही विश्व में बड़े बड़े जलप्रपात मनुष्य को संसाधन दिखाई देने लगी। इसके अलावा कोई एक वस्तु किसी एक स्थान पर संसाधन सिद्ध हो रही होती है, जबकि किसी दूसरे स्थान पर वह वस्तु क्या होती है, उदासीन तत्व बनी रहती है। उदाहरण देखो, आज भी जिन देशों के पास यूरेनियम के उपयोग की प्रौद्योगिकी नहीं है या वहाँ यूरेनियम संसाधन नहीं है, बल्कि ये तटस्थ पदार्थ मात्र हैं। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात एक संसाधन है, क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में जल विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। दूसरी ओर अफ्रीका की जायरे नदी सेंटिनेल जलप्रपात में 100 से 150 लाख अशुशक्ति जल विद्युत पैदा करने की क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का उपयोग न हो पाने का कारण क्या है, ये संसाधन नहीं है। किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता अथवा योग्यता समय के साथ बदलती रहती है। उदाहरण देखो, केवल 30 साल पहले तक दामोदर पश्चिम बंगाल, टेनेसी संयुक्त राज्य अमेरिका की और हांगो नदी को शोक नदी कहलाती थी, लेकिन आज क्षेत्रीय नियोजन के बाद नदियों का संसाधन बन गई। अभी भी संसार में ऐसे कई तत्व हैं जिनकी न तो हमें उपयोगिता का ज्ञान और न ही उनकी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिससे मानव के लिए इनका उपयोग क्या है, संभव नहीं हो पाया। इस प्रकार संसाधन की अवधारणा स्थायी नहीं होती, बल्कि गत्यात्मक डायनेमिक होती है। तकनीक व ज़रूरतों के मुताबिक बदलती रहती है। अब संसाधनों की स्थैतिक और गतिक विचारधाराएं। सबसे पहले देखो स्थैतिक विचारधारा। ये एक परंपरावाद विचारधारा है जिसके अनुसार पृथ्वी पर संसाधन स्थैतिक और निश्चित होते हैं। इनके परिणाम व मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता। इस विचारधारा के अनुसार जल, वन, मिट्टी, खनिज इत्यादि सभी क्या है, संसाधन है, चाहे मनुष्य इनको उपयोग कर रहा हो या नहीं। स्थैतिक विचारधारा की कुछ मिथ्याएं हैं। संसाधन केवल भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें देखा और स्पर्श किया जा सकता है। संसाधन किसी राष्ट्र की पूंजी मात्र भी हो सकते हैं। संसाधनों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। फिर डायनेमिक विचारधारा।
संसाधनों के बारे में इस आधुनिक विचारधारा के अनुसार इस धरा पर प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सभी संपदाएं संसाधन नहीं होती। कोई वस्तु तभी संसाधन बनती है जब उसमें कार्यात्मकता का गुण पैदा हो जाता है, अर्थात जब कोई वस्तु काम की बन जाती है तो वह संसाधन कहलाने लगती है। ज्ञान और तकनीक दक्षता के आधार पर मनुष्य न केवल तटस्थ पदार्थों को संसाधन बनाता होता है अपितु संसाधन भंडारों का भी विस्तार कर देता है। अब देखो डायनेमिक विचारधारा में क्या आया, केवल भौतिक वस्तुएं ही संसाधन नहीं होती बल्कि ऐसे पदार्थ है स्वास्थ्य बुद्धिमत्ता ये भी महत्वपूर्ण संसाधन है। दूसरा देखो संसाधन केवल पूंजी नहीं है बल्कि पदार्थों का शक्तिशाली परिस्थितियों के साथ संबंधों व नीतियों का समुच्चय योग होता है। संसाधन निश्चित व स्थिर नहीं होते बल्कि व्यवहार और परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनशील है। फिर देखो संसाधनों और प्रतिरोधों के अतिरिक्त एक तीसरी श्रेणी है जिन्हें तटस्थ पदार्थ कहा जाता है। जब तक इनका उपयोग करना न आ जाए तब तक ये पदार्थ न केवल फायदा पहुंचाते न ही नुकसान। प्रागैतिहासिक काल में मानव कोयले का उपयोग नहीं करना जानता था, उसके लिए भूमि के नीचे दबा हुआ कोयला न तो संसाधन था और न ही प्रतिरोध। तत्कालीन समाज के आर्थिक विकास पर कोयले का कोई असर नहीं है, इसलिए उस समय कोयला एक उदासीन तत्व या तटस्थ पदार्थ था। प्रतिरोधों में तटस्थ पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तन मानव इतिहास के आरंभिक काल में प्रतिरोध और तटस्थ पदार्थ अधिक होते थे मगर संसाधन कम थे। कालांतर में सांस्कृतिक विकास से उपजे बुद्धि और कौशल्य के बलबूते पर मनुष्य ने न केवल प्रतिरोध और तटस्थ पदार्थों को संसाधन में बदलना शुरू किया बल्कि जिमरमैन के अनुसार बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, श्रम व पूंजी की उपलब्धता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा आधुनिक तकनीकी के ज्ञान से किसी क्षेत्र के उदासीन तत्वों को संसाधनों में बदला गया। आज किसी भी राष्ट्र के उन्नत समाज के तटस्थ पदार्थ और प्रतिरोधों की अपेक्षा संसाधनों का स्टॉक ज़्यादा होता है, जबकि पिछड़े समाज में संसाधनों का मात्रा कम और प्रतिरोध व तटस्थ पदार्थ ज़्यादा होते थे। फिर देखो संसाधन निर्माणकारी अवयव या घटक। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ स्वयं समाज नहीं बन जाता। संसाधन प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के अंतःक्रिया से बनते हैं। प्रकृति देखो मानव के हस्तक्षेप के बिना बनी वस्तुओं की प्रकृति में शामिल किया जाता है, जैसे वायु, जल, मृदा, अर्थात मनुष्य को उसमें कोई योगदान न हो, वो सब किस में आएंगे? प्रकृति में। खनिज, नदियाँ, ये प्राकृतिक तत्व एक ही समय पर संसाधन और संसाधन निर्माणकारी कारक दोनों भूमिकाएं निभा रहे होते हैं, लेकिन एक संसाधन के रूप में इन मूल प्राकृतिक तत्वों की उपयोगिता अत्यंत सीमित होती है। उदाहरण देखो, यदि मनुष्य कुछ भी न करे तो भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, सूर्य की धूप, जल, जंगली फल, ये सब उसको चाहिए, ये संसाधन है उसके लिए। लेकिन प्रकृति का मानव के लिए संसाधन निर्माण कार्य कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस भूमिका में प्रकृति एक भौतिक आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मनुष्य अपनी दक्षता का प्रदर्शन करता है। मानव के ज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ प्रकृति की कार्य क्षमता का भी विकास होता है। इस तथ्य को निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा समझो आप। मान लो भारत में सन 1965 में कोकर कोयले के 200 करोड़ टन बन थे।